move forward with the session. Okay, yes. Unable to join. आप एक बार फिर से रिफ्रेश करके ज्वाइन करिए प्लीज. एंड हाउ इज योर प्रेपरेशन गोइंग ऑन? मतलब मुझे तो लगता है अब तक तो एकदम पेपर क्लियर करने वाली प्रेपरेशन हो गई होगी. यू गॉट 1 एक्स्ट्रा मंथ. तो how is everyone's preparation going on? Although I have gone through your papers. आप सब लोगों ने जो कल पेपर के आंसर्स भेजे हैं वो देखे मैंने. मैं अभी डिस्कस करूंगी इस बारे में. लेट्स वेट लाइक फॉर अ मिनट. 4-5 तक हम स्टार्ट करते हैं. तब तक आप बताओ कि आप सबकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है. ओके, नो वन वांट्स टू शेयर. कोई बात नहीं. बट मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है. तो एक बार वापस बता दो कि एम आई ऑडिबल. तो we'll start with the session then. Okay. ठीक है. तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. क्या सबको स्क्रीन दिख रही है? नो मैम. जस्ट अ सेकेंड. अब दिख रही है सबको स्क्रीन? यस मैम. ओके, ठीक है. तो इसमें आप सब लोग, आई थिंक आप में से काफियों ने मेरा पुराना वाला सेशन भी अटेंड किया था. तो फॉर्मेट सेशन का वो ही रहेगा. देयर विल बी 2-3 थिंग्स दैट आर न्यू. और उसके अलावा क्वेश्चंस एंड जो हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी डिफरेंट. और मैंने जो आपके पेपर्स चेक करे उसके अकॉर्डिंग आई विल बी गिविंग अ जनरल ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें हैं जिन पे सबको, नॉट जस्ट वन पर्सन बट सबको वर्क करने की काफी जरूरत है. एंड वो बेटर हो सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप सबको पता है कि अपने पेपर के अंदर जो पार्ट ए है दैट इज ऑफ ग्रामर. एंड जो पार्ट बी है, यस, पार्ट ए ऑफ ग्रामर है. इसके अंदर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, 10 सेंटेंसेस का मतलब जो भी करेक्शन, एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स आएंगे. अब एरर स्पॉटिंग ना आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स की सबसे इजीएस्ट होती है. मतलब इसके अलावा अगर आपके पास काफी सारे और टॉपिक्स होते हैं कि देर आर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और दूसरे, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है टू सॉल्व. बट अगर आपके पास सिर्फ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स से रिलेटेड एरर सॉल्विंग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई थिंक दैट यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स इन एरर स्पॉटिंग. ठीक है. प्रेपोजिशंस, टेंसेस, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक दो बार. एंड ग्रामर के अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, कॉम्पोजिशन, ये आमिर सर ने काफी बार ग्रुप पे मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर कर दिया है. आप उन्हें बार बार देख के रिवाइज कर सकते हो कि व्हाट इज द पैटर्न, हाउ टू अटेम्प्ट. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्लियर वीडियोस. मतलब उनके अंदर एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है मैंने. और बट लेकिन हम फिर भी आज, क्योंकि कल के जो हर्ष सर ने जो आपका सेशन लिया था
उसके अंदर जो क्वेश्चन था रिपोर्ट राइटिंग का और एलैबोरेशन का, उसके बेसिस पर भी वी विल डिस्कस कि रिपोर्ट का क्या मेनली होना चाहिए। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन, तो उससे मैं आपको आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व भी कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स, ये रूल्स जो है ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस करे थे, पर हम फटाफट एक बार से फिर से इनको स्किम कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक एरर स्पॉटिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग और इजीएस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है साउंड के बेसिस पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों ए वावल से एन जो होता है वो वावल से पहले आता है, ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट से पहले आता है, बट नो, दैट इज रॉन्ग। साउंड के बेसिस पर हम ए और एन दोनों यूज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। तो सपोज यू एक लेटर है, राइट, हम यू से पहले एन भी लगाते हैं और अ भी लगाते हैं। कैसे? अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज इसके अंदर यू की साउंड नहीं आ रही है, वाई की साउंड आ रही है, यू। ठीक है, एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर यू की साउंड आ रही है, तो दैट इज वाई वी से एन अम्ब्रेला। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, हम आगे बढ़ेंगे इससे। एंड रूल 2 हमारा कहता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं उनके आगे ए और एन कैसे यूज होता है, मतलब जो इनडेफिनेट थिंग्स होती है यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सिंगल काउंटेबल नाउन्स, उनके बीच में ए लगता है। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करें तो उसके साथ में द लगता है, बट अगर हम किसी भी जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, अ बेगर या आई नीड अ बुक, उनके लिए हम सिंगल नाउन यूज कर, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल अ यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स आर, हम अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो वी यूज द। और रूल 4 कहता है कि हमेशा जहां पे आर्टिकल्स नहीं चाहिए वहां से ओमिट कर दिए जाते हैं, और यही आपका सबसे ज्यादा आता है एरर स्पॉटिंग में, कि यहाँ पर शायद ये एक एक्स्ट्रा द दे रखा है या यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा अ दे रखा है। ठीक है, तो वी शुड नो दिस कि प्रॉपर नाउन से आगे नेम्स ऑफ मटीरियल्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक लव, पेन, हर्ट, इन सबसे पहले द यूज नहीं होता। फीलिंग के बाद यहाँ पे द नहीं यूज होता है, राइट। एंड लास्ट रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट एंड द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट। इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट व्हाट दे मीन उससे आपको पता होना चाहिए कि जहां पे एंड लगता है बीच में और दो वो दे रखे हैं आर्टिकल्स, तो दो चीजें दे रखी है, तो अगर वो दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो यू यूज द ट्वाइस। बट अगर हम एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं द, तो हम उसको एक ही द यूज करेंगे इन द बिगिनिंग और एंड के बाद में द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी, तो मैडम ने एक साड़ी पहन रखी है, एक बार में दो साड़ी तो नहीं पहन सकती मैडम, तो हम यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट साड़ी नहीं बोलेंगे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हम लिखेंगे शी इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। ठीक है, यानी कि उसने एक ही साड़ी पहन रखी है जो ब्लैक और व्हाइट कलर की है। गॉट इट? तो सिर्फ ये ही पार्ट था जो कि आज के लेक्चर में डिफरेंट था, और अभी हम सब कुछ नया करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अभी तक जितना आर्टिकल्स के बारे में हमने किया, इज दैट क्लियर? प्लीज फटाफट से रिप्लाई कर दो तो हम आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, अदर्स प्लीज रिप्लाई। थैंक यू, थैंक यू फॉर द रिप्लाई गाइस। प्लीज अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हो तो रिप्लाई भी करो। ये एक म्यूचुअली उतना ही डिस्कशन वाला सेशन होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, तो आप लोग को भी अगर कुछ टाइम तक चीजें याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि हाँ मुझे ये हमेशा याद रहना चाहिए, तो जस्ट कम्युनिकेट, ताकि यू नो यू गेट इट कि हाँ मैंने उस वक्त ये जवाब दिया था या मैंने ऐसे बोला था, तो मुझे उससे यू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाईज। तो अब सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि जब मैंने आपकी कॉपीज वगैरह चेक करी तो उसमें दो चीजें जो सबसे ज्यादा मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उनमें से सबसे पहली है हैंड राइटिंग। गाइज, अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे,
आई कुड नॉट रीड फ्यू ऑफ द कॉपीज, मतलब मुझे नहीं ही समझ आ रहा था कि लिखा क्या है आखिर, व्हाट इज रिटन इन द पेपर, मतलब स्कैन्ड कॉपीज है ऑलरेडी। मैं उन पीडीएफ्स को एकदम जूम इन करके भी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आर लिखा है कि एन लिखा है कि एम लिखा है। दिस बिकम्स वेरी इरिटेटिंग फॉर द एग्जामिनर, और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग मतलब गंदी है या अननीट है तो ट्राई टू मेक इट नीट, मतलब अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी भी है ना तब भी आप थोड़ा सा गैप बना के लिखोगे, ऊपर नीचे लिखोगे, या यू थोड़ा धीरे धीरे लिखोगे तो वो प्रेजेंटेबल होगा एटलीस्ट। और अगर एग्जामिनर पढ़ रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ भाई आता है, आई थिंक आई शुड गो अहेड। अगर समझ ही नहीं आ रहा है तो वो आपको मार्क्स क्यों देंगे? ठीक है, अगर जो जिन भी जैसे रिपोर्ट है, इलाबोरेशन है, मैं क्यों पढ़ूंगी इतना बड़ा पैराग्राफ या इतना पेज अगर मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरे को तो हैंडराइटिंग ही समझ नहीं आ रही, फालतू इतना जोर क्यों ला लूंगी मैं अपने आप को? देयर आर अ लॉट ऑफ कॉपीज टू चेक, राइट? तो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वर्क ऑन योर हैंडराइटिंग। ठीक है, काफी आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, वेरी प्रेजेंटेबल, बट देयर वर मेनी पीपल जिनकी हैंडराइटिंग वाज नॉट लाइक, मेरे को समझ भी नहीं आया कि मैं क्या पढूं। ठीक है, तो प्लीज वर्क ऑन योर हैंडराइटिंग। सेकंड थिंग दैट आई नोटिस वाज कि बहुत मतलब मैक्सिमम कॉपीज हैड देयर इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन रॉन्ग, यानी कि जो क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था वो एकदम ही गलत। जैसे आई थिंक, लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन विथ यू जिसके अंदर मैंने वो पीडीएफ खोल रखी है, जस्ट अ सेकेंड। क्या आपको दूसरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज रिप्लाई। सबको दिख रही है? ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे ये कल का ही है, आपने जो पेपर सॉल्व किया था, राइट? दैट इज द पेपर। सबसे पहला सेंटेंस, आज कैसे तकलीफ की। तो आई वांट यू टू राइट योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन नाउ कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। प्लीज राइट योर आंसर्स। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत भी होगा तब भी लिखो, तब भी लिखो प्लीज। आई वॉन्ट टू सी डिफरेंट आंसर्स ताकि आई कैन गिव यू अ डिफरेंट अप्रोच टू एवरी क्वेश्चन राइटिंग, दैट विल हेल्प यू ओनली। प्लीज राइट योर आंसर्स, मतलब मत सोचो कि मेरा गलत है या मैं क्या लिख रहा हूँ या क्या लिख रही हूँ। प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट, प्लीज राइट योर आंसर्स। आई हैव ऑलरेडी चेक योर कॉपीज, मुझे पता है किसने क्या लिखा है, तो कोई बात नहीं, गलत है तो होगा। I've got 3 replies by now. There are 19 people who are watching this session. So I want everyone to write in the comment section. I can take names. So उससे पहले ही please लिखो.
Okay, so I have got good amount of replies, which is nice. And ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके हर एक आंसर को डिस्कस करते हैं. हाउ डिड यू बॉर्डर टुडे, हाउ यू बॉर्डर टुडे, हाउ यू कम बाय टुडे, हाउ यू पेंड टुडे, हाउ डिड यू बॉर्डर टुडे, हाउ टुडे प्रॉब्लम क्रिएटेड, हाउ डिड यू बॉर्डर टुडे, व्हाई डिड यू कम टुडे, हाउ डिड यू बॉर्डर टुडे, हाउ डू यू बॉर्डर टुडे, व्हाई यू टुक सच एफर्ट टुडे. ओके, हम जब भी किसी को बोलते हैं कि आज आपने कैसे तकलीफ की, तो व्हाट सेंस इज यूज्ड, आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हो. आप बस इतना बताओ कि हम जब किसी को ये बोलते हैं कि आज कैसे तकलीफ करी, तो हम क्यों बोलते हैं ऐसा. एम आई ऑडिबल? आई जस्ट सेड कि जब भी, हाँ एग्जैक्टली, पर्पस क्या है आने का, कि मतलब आज कैसे आ गए आप इधर, है ना. तो what is the closest possible reply, मतलब translation to this, कि how do मतलब how did you, या what bothered you today, या why do you come today, why did you come by, ऐसा आपने क्यों किया. ठीक है, तो how did you bother is wrong. अगर आपको how नहीं यूज करना है इस जगह, अगर bother भी यूज करना है, तो you use why. सॉरी, आई एम सो सॉरी. व्हाट डिड बॉदर यू टुडे, मतलब कि आपको ऐसा क्या बॉदर किया कि आपने ऐसी तकलीफ उठाई. गॉट इट? आई एम सो सॉरी, आई एम फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज राइट नाउ, बट जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, तो अब जब हम आज कैसे तकलीफ करी यूज करते हैं, तो वी यूज यस. राठौर, गुड आंसर. व्हाई यू टुक सच एफर्ट टुडे, ये दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो ये यहाँ पे हाउ जिसने भी यूज करा है, दिस इज रॉन्ग. आप व्हाट यूज करें, बट डू नॉट यूज हाउ. हमें पहले जो भी ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी में दे रखा है, उसका हमें एक मतलब निकालना है. और हम फिर, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है ना, तो आप जो सेंटेंस हिंदी में गिवन है ना, उसको भूल जाना. फिर आप जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर चुके हो ना, उसको पढ़ना. और आप फिर उस सेंटेंस को पढ़ के ये सोचना कि अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा होता, तो क्या मेरा सेंटेंस वही होता जो क्वेश्चन में गिवन है. अब एक बार आप ये पढ़ के देखो कि हाउ डिड यू बॉदर टुडे, इसका क्या सेंस बन रहा है. जो जितने आप बहुत मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने हाउ डू यू या हाउ डिड यू बॉदर टुडे ये ही लिखा है. तो इसका क्या कोई सेंस बन रहा है? नहीं. मतलब इफ यू सिर्फ सेपरेटली रीड दिस सेंटेंस, तो आपको दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आज कैसे तकलीफ की बनेगा. राइट? तो आपको ये चेक करना है खुद से ही, अगर मैं इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो इज दैट मेकिंग एनी सेंस. और अगर वो सेंस बना रहा है, तो क्या वो सिमिलर है उससे जो कि इंग्लिश में गिवन है, मतलब जो हिंदी में गिवन है. ओके, तो आपको ऐसे अपना खुद का पेपर चेक करना होगा अटेम्प्ट करते हुए. राइट? और सीता एक मधुर गाना नहीं गाती. अब मैंने एक पेपर चेक किया जिसके अंदर उसने ट्रांसलेट कर रखा है कि सीता sings a melodious song. Is it a correct sentence? Exactly. She doesn't. मतलब this is a negative sentence. अगर आप इतना सा भी
अपने पेपर में नहीं कर पाए कि आपने ये क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, उसने आई डोंट रिमेम्बर हु वाज, मतलब किसका पेपर था, बट द आंसर, द ट्रांसलेशन वाज सीता सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। ये तो आपने ट्रांसलेशन क्या, गाने जो सेंटेंस है उसका मतलब ही बदल दिया। इट बिकेम कि सीता एक मधुर गाना गाती है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, सीता डज नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। मधुर गाना, मधुर इज, अगर हम, हमें ये भी देखना होगा कि मधुर हनी के लिए यूज हुआ है कि मधुर किसके लिए यूज हुआ है। इट इज यूज फॉर अ सॉन्ग, तो आप उसको स्वीट या सॉफ्ट या मधुर का और कोई पर्यायवाची नहीं बोल सकते इंग्लिश में। सॉन्ग के लिए मेलोडियस यूज होता है, तो आप मेलोडियस ही यूज करोगे। ठीक है, तो जहां पे नहीं लिखा है तो आप डज नॉट तो यूज करोगे ना, तो यू हैव टू रीड द सेंटेंस वेरी वेरी केयरफुली। अब थर्ड सेंटेंस, जब तक मैं वहां पहुंचा उन्होंने सारे पैसे जमा नहीं किए थे। आई वॉन्ट यू टू राइट द आंसर एवरीवन, और वैसे ही सोचना कि जो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, उसको जब मैं हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करूंगा तो क्या वो वही मतलब बनाएगा जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ऐसे करके ही आप अपना सेंटेंस देखेंगे। Yes, good Geeta that you changed it, collected or deposited. Very nice. DS सोनी गारा जी, आपने ये जो लिखा है, दे डिड नॉट डिपॉजिटेड। सबसे पहला इंग्लिश का रूल होता है कि डिड के साथ पास्ट टेंस यूज नहीं करना है। ये आप अपने गांठ बांध के रख लो। अपने जो भी नोट्स हैं, जो अपने दीवार पे चिपका रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख रखी है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ये वो, उन सबको हटा दो, लेकिन ये लिख लो कि डिड के साथ पास्ट टेंस नहीं यूज करना है, नेवर एवर इन लाइफ। ठीक है, डिड डिड ईट होता है, डिड एट नहीं होता। डिड डिपॉजिट होता है, डिड डिपॉजिटेड नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं, डिड के साथ नो पास्ट टेंस एवर। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पेपर जो जो मैंने कॉपी चेक करी उसमें इतने सही आंसर्स नहीं थे, पता नहीं क्या ही क्या लिख रखा है, जबकि आपको सब कुछ आता है। लेकिन आई डोंट नो व्हाट डिड यू राइट, व्हाई डिड यू राइट इट। देवर मतलब सही, ऑनेस्टली टेलिंग, मतलब मैं इतना कुछ वो नहीं करूंगी ग्लोरीफाई या कुछ, लेकिन द आंसर्स वर नॉट अप टू द मार्क। ट्रांसलेशन के तो मेरे को एक के भी आंसर समझ नहीं आए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो इसका आंसर करेक्टली ही यही होगा कि दे हैडंट डिपॉजिटेड, दे हैड नॉट डिपॉजिटेड ऑल द मनी टिल आई रीच देयर या अनटिल आई रीच देयर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो ये आप लोगों ने जो लिखे हैं सही लिखे हैं अब, लेकिन कॉपीज में दे वर नॉट दिस। ठीक है, अब तुम्हारे आने से पहले मैंने सारे जवाब दे दिए थे, इसका जवाब बताइए आप सब लोग। Yes, correct.
I gave all the answers before you came. I gave all the answers before your arrival. I had given all answers before. No. I had given or before you came. ये भी नहीं आएगा एक साथ. I had given all the answers. I think yes, it is also correct. ठीक है. ये सब I answered all questions before you had come. No. नहीं. ये आई डोंट थिंक विल बी करेक्ट, बट इससे पहले के जितने भी सबने बोला आई हैड गिवन ऑल आंसर्स बिफोर यू केम, बिफोर योर अराइवल, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, तो यस, गुड. अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है एंड आई थिंक कि आपको ऐसे ही ट्रांसलेशन के अटेम्प्ट करने हैं कि आप अपना खुद का सेंटेंस पढ़ेंगे और अगर दैट इज मेकिंग सेंस तभी आप उसको अपने आंसर में लिखेंगे, वरना चेंज योर सेंटेंस. ठीक है. अब Hello, madam, am I audible? yes. In the previous question, you said that we can write that they hadn't deposited the money by the time I reached or till the time I reached. But अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि like other way around, by the time I reached they hadn't deposited money, will it still be right, or I should write they hadn't deposited by the time I reached? So both way can be right or not? सॉरी, एम आई ऑडिबल? मैं बोल रही हूँ बहुत देर से और मुझे पता लगा कि आई एम ऑन म्यूट. Now you're audible. या सॉरी. या सो आई सेड कि बोथ ऑफ द पार्ट्स, लाइक बाय द टाइम आई रीच्ड और उसके बाद में आगे का सेंटेंस, एंड आई हैड डिपॉजिटेड या दे डिडंट डिपॉजिट ऑल द मनी, और उसके बाद में अंटिल आई रीच, बोथ आर करेक्ट. आपको इसके अंदर ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप अंटिल आई रीच लगाएंगे या बाय द टाइम आई रीच लगाएंगे या आप पहले दे डिडंट डिपॉजिट लगाएंगे. बस आपको कहीं भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है. मतलब यू शुड नो दैट दे हैडंट डिपॉजिटेड ही आएगा और डिडंट डिपॉजिट आएगा एंड अंटिल आई रीच्ड ही आएगा. अंटिल आई रीच कर दिया या अंटिल आई वाज रीचिंग कर दिया, वो गलत हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट को लास्ट पार्ट से इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट. तो बोथ ऑफ द आंसर्स विल बी करेक्ट इन दैट पार्ट. बट अगेन, जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि बाय द टाइम आई रीच्ड देयर they hadn't deposited all the money, that is correct. लेकिन अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही आंसर मेरा उससे कर रही हूँ कि till I reach there या until I reach there, never start a sentence with until या till. ठीक है. if you have to use the पार्ट ऑफ रीच देयर वाला चीज जो है वो पहले यूज करनी है, तो आपको बाय द टाइम ही यूज करना होगा. दैट इज अंटिल की जगह यूज करने के लिए जो फ्रेज होता है बाय द टाइम, जब हम उसको स्टार्टिंग में सेंटेंस के यूज करना चाहते हैं. तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. सो मूविंग फॉरवर्ड, वापस से मेरे को शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन, आप प्लीज वेट करें. सबको स्क्रीन दिख रही है? फटाफट से रिप्लाई कर दो. ओके, गुड. अब तो मैंने लास्ट टाइम प्रेपोजिशंस जो कराए थे दोज वर डिफरेंट, और ये फटाफट से अब हम प्रेपोजिशंस की एक और लिस्ट लेके आई हूं मैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हम हमेशा गलत यूज करते हैं. ठीक है, तो उनको आपको याद रखना है. दिस इज वन मोर रिविजन काइंड ऑफ थिंग जो आपको प्रेपोजिशंस के साथ याद रखनी है. ये स्टार्टिंग के जो दो हैं ये तो मैंने वापस से ही इनको लिख दिया है पुराने वाले ही उससे, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम जब किसी पर्सन के साथ में नाराज होते हैं तो वी यूज एंग्री विथ. लेकिन हम जब किसी चीज से नाराज होते हैं, किसी इंसिडेंट पे नाराज होते हैं, तो हम यूज करते हैं एंग्री एट. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है. यही सेम चीज अनॉयड के साथ होती है कि हम किसी पर्सन से अनॉयड होते हैं तो वी यूज अनॉयड विद, कि आई एम अनॉयड विद माई लिटिल सिस्टर, शी कीप्स फाइटिंग विद मी ऑल द टाइम. और अगर हम किसी इंसिडेंट पे एंग्री है कि आई या अनॉयड है तो वी यूज एट, कि आई एम अनॉयड एट द फैक्ट दैट माई मदर ऑलवेज स्कोल्ड मी एंड नॉट माई लिटिल सिस्टर.
ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? गिव मी अ थम्स अप फास्ट, सबके साथ। आई वांट टू नो कि आप सब सुन रहे हो, तो थम्स अप जल्दी। सिर्फ 2 लोग सुन रहे हैं मेरी बातें। सिर्फ लड़कियां हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस जो कि टू, इनटू, फॉर, हम लोग को लगता है हम हर चीज के साथ लगा देंगे और बहुत हमें मार्क्स मिल जाएंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, जब भी हम रिजेंबल, इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर, मतलब सम, इनको बोलते हैं सुपरफ्लस। मैं आपको लिख के बताती हूँ। सुपरफ्लस, इन वर्ड्स को बोलते हैं सुपरफ्लस। अगर, अच्छा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सब यस और नो में आंसर करना कि आई हैव पुट माई साइन ऑन दिस पेपर, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? ठीक है, कोई क्या अपने आप को अनम्यूट करके मुझे ये बता सकता है कि सेंटेंस क्यों रॉन्ग है? Come on, anyone? Use of put is wrong, I guess. You are not putting your signature on that paper. ठीक है, Put on का मोनिका, मतलब तो पहनना होता है, अगर वैसे देखे तो। नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपका रीजन थोड़ा सा गलत हो गया। मोनिका, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा एक सेंटेंस है, आई हैव पुट माई सिग्नेचर, सॉरी, आई हैव पुट माई साइन ऑन दिस पेपर, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, मैं बताती हूँ। सो देर आर टू वर्ड्स, साइन एंड सिग्नेचर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइन हम करेंगे, कहाँ करेंगे? किसी पेपर पर ही ना। मतलब साइन तो एक तरीके से क्या हो गया, वर्ब हो गया कि साइन द पेपर। ठीक है, पुट का यूज रॉन्ग नहीं है, ऑन का यूज रॉन्ग है। साइन ऑन द पेपर नहीं होता है, क्योंकि वही दीज आर सुपरफ्लस वर्ड्स, हम इनको यूज भी कर लेते हैं ना तो भी पता नहीं लगता है हमें कि ये गलत है, क्योंकि हमें लगता है कि ये इन्हीं के साथ यूज होते हैं यार। विजिट्स टू, आई विजिट टू नैनीताल एवरी डे, मतलब एवरी डे तो नहीं हो सकता, एवरी मंथ। ठीक है, तो हमें लगता है ये सेंटेंस सही है, बट इन एक्चुअल दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि विजिट के साथ में टू यूज नहीं होता। विजिट का अपने आप ही यही मतलब होता है कि भाई कहीं तो जाएगा ये इंसान। ठीक है, अब मेरा हाइलाइटर भी काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वैसे ही साइन हमेशा हमें पेपर पर ही करते हैं, हम और कहाँ साइन करेंगे? ठीक है, तो हम उसको यही लिखते हैं कि साइन द पेपर, साइन ऑन द पेपर अपने एक सुपरफ्लस सेंटेंस हो गया, क्योंकि हम किसी पर साइन नहीं करते। ठीक है, मतलब हम किसी चीज के ऊपर ही साइन करते हैं, तो हम साइन ऑन नहीं यूज करेंगे। ऑन एक तरीके से एक एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। वैसे ही एंटर इनटू, ये आप 7th वाला देखो, एंटर इनटू, हम किसी चीज में एंटर करना है तो वो हम एंटर करने का मतलब अंदर जाना ही तो हुआ, तो हम इनटू क्यों यूज करेंगे? दैट इज अगेन अ सुपरफ्लस चीज कि एक्स्ट्रा। एंटर इनटू द सिनेमा हॉल, एंटर इनटू द रूम, दिस इज रॉन्ग। हमको सुनने में लगता है कि काफी सही है, काफी इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बट
इन एक्चुअल दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। हम हमेशा यही बोलते हैं एंटर द रूम, एंटर द सिनेमा हॉल, एंटर द बाथरूम, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि एंटर इनटू समथिंग, बिकॉज एंटर का मतलब ही अपने आप में यही होता है किसी चीज के अंदर जाना, ठीक है। वैसे ही इन्वेस्टिगेट इनटू इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑर्डर्ड फॉर इज रॉन्ग, रिजेंबल विद, हम किसी रिजेंबल का अपने आप में ही मतलब होता है, इस वर्ड में ही हिडन है कि टू बी सिमिलर विद समथिंग, तो अपने आप में ही रिजेंबल का मतलब के अंदर ही विद आता है, इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा यूज नहीं करते। वैसे ही साइन में ही अपने आप ही आता है कि आप किसी चीज के ऊपर ही साइन करोगे, इसलिए हम उसको साइन ऑन नहीं बोलते। बट सिग्नेचर इज अ नाउन, ठीक है। साइन इज अ वर्ब एंड सिग्नेचर इज अ नाउन, तो हम सिग्नेचर के साथ में ऑन यूज कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी। हम साइन के साथ में ऑन यूज नहीं करेंगे, बट वी कैन यूज सिग्नेचर के साथ में ऑन। कैसे कि हम सिर्फ पेपर के ऊपर सिग्नेचर नहीं करते, हम कभी अगर कोई सेलिब्रिटी किसी का फैन कोई किसी सेलिब्रिटी का फैन है, तो हम अपने टी शर्ट पर उसका सिग्नेचर करा लेते हैं। कोई सोवेनियर ले रहा होता है तो कैप पे सिग्नेचर करा लेते हैं या कुछ, तो हम हमेशा इससे सिग्नेचर के साथ ऑन यूज करेंगे कि प्लीज कैन यू पुट अ सिग्नेचर ऑन माय बेल्ट, या प्लीज कैन यू पुट अ सिग्नेचर ऑन माय कॉपी, ऑन माय टी शर्ट। बट साइन के साथ में ये नहीं बोलेंगे कि साइन ऑन द पेपर, नो, साइन द पेपर। हमें पता है कि पेपर के ऊपर ही साइन होगा, पेपर के अंदर घुस के थोड़ी साइन होगा, ठीक है। और वैसे ही पास इन द एग्जामिनेशन, पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होगा, पास द एग्जामिनेशन। आई फेल्ड द एग्जाम, आई पास द एग्जाम, इसमें फेल्ड इन पास इन नहीं आता। वैसे ही ये राइट हैंड साइड में जितनी भी लिस्ट दे रखी है, यू विल गो थ्रू इट, आप सब इसके बारे में देखेंगे। और दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल कि इनमें से कोई से भी 10 जो आपको वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं, उनके साथ में जो प्रेपोजिशन है वो यूज करके यू विल राइट सेंटेंसेस एंड सेंड इट टू मी शाम तक। मैं सबको देखूंगी, सारे ही देखूंगी, और उसमें से अगर किसी का भी जो भी इनमें से बेस्ट लगेंगे, आई विल पुट इट फॉरवर्ड कि आप सब इनकी सेंटेंसेस देखो, बिकॉज दे हैव फ्रेम्ड वेरी वेरी गुड सेंटेंसेस। तो आई नीड कि ये 19 पार्टिसिपेंट्स हैं इन दिस वीडियो चैट, जिसमें से एक मैं हूँ। 18 कॉपीज बाय आज इवनिंग टुडे। काफी इजी है, आपको सिर्फ 10 सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन दिया था कल हर्ष सर ने, रिपोर्ट, ठीक है। किस पे रिपोर्ट बनानी थी आप सबको? प्लीज एक जना को याद दिला दो फटाफट। नीट इंडिया कैंपेन पर। थैंक यू। तो क्लीन इंडिया कैंपेन, अब रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए? जो 4 मेन कंपोनेंट्स है एक रिपोर्ट के, जो आपका रिपोर्ट एक आंसर करना चाहिए, मतलब अगर आई एम गोइंग थ्रू योर रिपोर्ट, द 4 मेन थिंग्स दैट योर रिपोर्ट शुड आंसर, वो है ये 4 चीजें जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या? नेम ऑफ द इवेंट एंड ओकेजन। तो आपको नेम ऑफ द इवेंट दे रखा था ऑलरेडी कि क्लीन इंडिया कैंपेन है उस इवेंट का नाम, और यही हमारा ओकेजन है कि इस ओकेजन पर आपका क्लीन इंडिया कैंपेन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ है कि क्लीन इंडिया कैंपेन, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक होने वाला है, क्या क्या हुआ है उस क्लीन इंडिया कैंपेन में आज तक, क्या क्या कहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, और अ कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि दिस इज सब्जेक्टिव टू व्हाट द टॉपिक इज। ये चेंज हो सकती है। चौथी चीज इसमें क्या हो सकता है कि अ कमेंट ऑन व्हाट यू विटनेस ड्यूरिंग द कैंपेन, या आपको क्या लगता है कि और कैसे इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सकता है, या आपको क्या लगता है कि हाउ दिस कैंपेन हैज अफेक्टेड द सोसाइटी एज अ होल। ये सब आपको अपने इस रिपोर्ट में इंक्लूड करना था। सो आई विटनेस्ड 2-3 गुड रिपोर्ट्स ऑल्सो, जिसके अंदर काफी अच्छी चीजें मेंशन थी। कुछ कुछ पार्ट्स उन रिपोर्ट्स के काफी अच्छे थे, बाकी सारी रिपोर्ट्स भी वर डिसेंट इनफ, मतलब कि दे हैड ट्राइड इनफ। बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्लीन इंडिया कैंपेन जो है, इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आप खुद से बस, दिस इज नॉट अ सोशल इशू
या दिस इज नॉट अ जनरल टॉपिक कि हाँ हमें जू के बारे में लिखना है कि कंडीशंस इन द जू क्या हो रही है उस बारे में लिखना है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई कि हाँ जू में तो ऐसा कुछ हो सकता है वैसा कुछ हो सकता है। नहीं, क्लीन इंडिया कैंपेन इज अ रियल थिंग, तो हमें उसके बारे में 2-3 फैक्ट्स तो पता ही होने चाहिए, तो वो हमें हमारी रिपोर्ट में इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट इज नेसेसरी। ओके, तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आपको बता सकते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम फटाफट से इनकी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आवर सेशन विल बी ओवर। तो जो भी अली भाई आप हैं, अगर आप सेशन अभी भी अटेंड कर रहे हैं तो इट्स जस्ट 10 मिनट्स मोर, जस्ट 10 मिनट्स का ही और सेशन बाकी है। फटाफट से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो हम फटाफट से वो डिस्कस करेंगे एंड देन आवर क्लास विल बी ओवर। तो पहला, ये सारे ही फॉर्म्स हैं जिनमें आता है एम्मा राइट्स अ लेटर, चेंज इट इनटू पैसिव। आई वांट आंसर्स फटाफट। क्या मुझे कोई बताएगा कि अ लेटर वाज रिटन बाय एम्मा में क्या गलती है? अनम्यूट करके बोल दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, A letter is written by Emma. Why? Because sentence में कहीं भी past की बात नहीं हो रही है. This is present simple form of the sentence. Emma writes a letter. Emma आज भी लिख सकती है, Emma रोज लिखती होगी, Emma कभी भी लिख सकती है, ये Emma के बारे में जनरल बात है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने पैसिव को चेंज करते वक्त कभी भी जो सेंटेंस के अंदर वर्ब गिवन है या फॉर्म गिवन है उसको चेंज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त हम जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो एमा राइट्स अ लेटर के अंदर हमारा सब्जेक्ट है एमा क्योंकि एमा लेटर लिख रही है और हमारा ऑब्जेक्ट है लेटर क्योंकि लेटर लिखा जा रहा है। लेकिन हम अपने पैसिव में चेंज करते वक्त ऑब्जेक्ट जो कि है लेटर उसको बना देंगे सब्जेक्ट और एमा जो कि है सब्जेक्ट उसे बना देंगे ऑब्जेक्ट। भाई ये बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टिंग नहीं हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मैं खुद बोलती बोलती ऐसे हो गई थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई थिंक आई सेड इट नाइसली, राइट? ठीक है, तो Emma writes a letter में a letter is written by Emma is the correct form of active passive because rights given है तो ये Emma का जनरल काम है, डेली का काम है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में गिवन है, इसलिए हम उसको a letter was written नहीं करेंगे। तो सरिता एंड धर्म जी आप दोनों इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो एक्टिव में गिवन है वो ही हम पैसिव में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट से। अच्छा, मोनिका जी ने ऑलरेडी जवाब भी दे दिया है। A letter is being written by Emma. Okay, सब लिखो, सब लिखो। I want everyone to answer ताकि we get it क्या सही है क्या गलत। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो यस, आप सब सही है। A letter is being written by Emma। अब यहाँ पे being इसलिए आ गया है क्योंकि इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब दे रखा है राइटिंग, यानी कि अभी वो लिख रही है। Emma is writing a letter, I am doing it right now। तो हम is being written करेंगे कि अभी भी वो लिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड, फटाफट से आंसर्स लिखते जाओ फास्ट। A letter was written by Emma। अब सरिता जी और धर्म जी आप दोनों को समझ आ गया कि क्यों हम यहाँ पे अ लेटर वॉज रिटन लिखेंगे?
ओके गुड. यस, तो यहाँ पे वॉज रिटन इसलिए आएगा क्योंकि हमारे सेंटेंस के अंदर ही ऑलरेडी पास में गिवन है कि रोट. एमा ने कभी लिखा था तो वो वॉज रिटन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, एमा वॉज राइटिंग अ लेटर. ओके, Bablesh ji, I have seen your message and सारे तो मतलब मैं नहीं ही एक एक से पर्टिकुलरली कमेंट कर पाऊंगी, बट जो रिपोर्ट्स है और इलेबोरेशन है वो मैं आपको शायद चेक करके दे दूंगी सबको एक एक कि इनमें क्या क्या चेंज हो सकता है. बाकी वो जो ग्रामर के सेंटेंसेस वगैरह है वो तो आई थिंक द आंसर्स आर कॉमन होंगे सबके, तो वो सबको पता ही होंगे कि इनका करेक्ट आंसर क्या है. बाकी आई विल चेक द रिपोर्ट एंड इलेबोरेशन फॉर एवरीवन एंड जैसे जैसे चेक करती जाऊंगी मैं वैसे वैसे फॉरवर्ड करती जाऊंगी ग्रुप पे. सबने लिख दिया फोर्थ का आंसर? ये आंसर्स कम क्यों हो रहे हैं? ठीक है, गुड. A letter was being written by Emma. Next, फटाफट फिफ्थ. Emma has written a letter. A letter has written तो नहीं होगा. Has written तो has के साथ में being ये तो वर्ड्स आते ही हैं. Yes. ठीक है, a letter has been written by Emma. Next, past perfect. Emma had written a letter. अब यहाँ पे आप सबको आई थिंक अगर आप सही आंसर दे रहे हो, लेटर विल बी रिटन बाय एमा तो बिल्कुल नहीं होगा बबलेश जी, क्योंकि ये तो अभी तक हम पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर पे तो पहुंचे ही नहीं, तो आप विल भी तो यूज ही नहीं कर सकते ना. विल तो इज अ स्टेटमेंट फॉर अ फ्यूचर सेंटेंस. अ लेटर विल बी रिटन बाय एमा तो ये आप आगे ही चल रहे हो. दूसरे लोग 6 सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो, 7 कर रहे हो. सबके साथ में चलेंगे. ठीक है, सो एमा हैड रिटन अ लेटर का होगा Emma had a letter had been written by Emma. और ये हम has से had पे क्यों आ गए? क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में had given है, तो हम had यूज करेंगे. हम अपनी सेंटेंस के वर्ब्स को चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, जहां पे was था वहां आगे was ही लिखा, जहां has था वहां भी has ही लिखा, जहां had है वहां had ही लिखा. अब आगे will का बता दो फटाफट. Good. Okay. Next, Emma is going to write a letter. इसका सही आंसर दे दो कोई. नहीं, being इसलिए नहीं आएगा बबलेश जी क्योंकि एमा इज गोइंग टू राइट लिखा है. अब इज गोइंग टू ना एज इट इज अपने पैसिव में चला जाएगा, सिर्फ राइट का फॉर्म चेंज होगा एंड दैट विल चेंज टू इज गोइंग टू बी रिटन. यहाँ पे बीइंग की बात ही नहीं आती है.
हमें एक्टिव पैसिव तो बहुत इजीली हो जाना चाहिए बिकॉज इसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ते. बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया और बीच में बस थोड़ा सा चेंज करना होता है. नथिंग मोर. मतलब हमें इसमें क्रिएटिव होना ही नहीं है कि हाँ इसमें हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा वैसे कर देते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं. नहीं. 9th का बताओ फटाफट. एमा मस्ट राइट अ लेटर. इसका जिसने सही जवाब दिया उसको मैं क्या ही कर दूंगी. गुड. हमें बस राइट को बी रिटन करना था और मस्ट तो एज इट इज ही था, तो बस इतना सही चेंज करना था. एमा शुड हैव रिटन अ लेटर. इसका बता दो. बहुत इजी है. कुछ भी नहीं करना है. बस जितना अगर आपने 9 सेंटेंसेस को अभी तक थोड़ा सा भी फॉलो कर लिया तो 10th आराम से हो जाएगा. और लेटर शुड हैव बीन रिटन. परफेक्ट. समझ आ गया सबको. गुड. हमें एक्टिव पैसिव में कोई गड़बड़ नहीं होनी करनी है, कोई दिक्कत नहीं लानी है. ठीक है. फटाफट डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि सपोज मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला कि गो टू द बाथरूम, तो हम शी सेज आई एम इल, यानी कि ये एक सेंटेंस है जो कि आई विटनेस्ड कि हाँ इस लड़की ने इसको बोला कि आई एम इल. अब मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके वो बात बता रही हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी कि शी सेज आई एम इल. नो नो नो. मैं उसको यही तो बोलूंगी कि उसने उसको कहा था कि वो बीमार थी. यहाँ से आई एम इल को मैंने क्यों चेंज कर दिया कि वो बीमार थी? बिकॉज वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट. हम किसी थर्ड पर्सन को जाके वो बात बता रहे हैं. हमने उसको एक थर्ड पर्सन की तरफ विटनेस किया इस चीज को और हम किसी अब फोर्थ पर्सन को जाके वो बात बता रहे हैं. हम कभी किसी को ऐसे बोलते हैं क्या कि माई मदर सेड टू माई फादर ब्रिंग द ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट. मतलब ये तो चलो जनरल स्टेटमेंट हो गया. बट माई मदर सेड टू माई फादर दैट आई लाइक पिंक साड़ी. नहीं. हम ऐसे बोलते हैं कि माई मदर सेड टू माई फादर दैट शी लाइक्स पिंक साड़ी. ठीक है. तो वैसे ही बस इतना सही करना है हमें कि हम किसी थर्ड पर्सन को जाके अगर कोई बात बता रहे हैं तो कैसे बताएंगे, बस वैसे ही चेंज कर देना. दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इज किसी को डायरेक्टली हमने कुछ बोला और इनडायरेक्ट इज किसी को घुमा के, मतलब यानी कि वी आर टेकिंग इट टू द थर्ड पार्टी और हम उसको वो बात तब बता रहे हैं. राइट. तो ये एग्जाम्पल्स हैं. फटाफट से आई वॉन्ट. थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्कशन वाला सेशन बनाते हैं. मैं जिन जिन का भी नाम लूंगी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, सब एक सेंटेंस पढ़ेंगे और अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो बिना देखे, आंसर सबके नीचे लिखे हुए हैं बट बिना देखे आप अपना उसका करेक्ट आंसर बताएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आई वॉन्ट BS सोनीगारा जी, अगर आप सुन रहे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़े और उसका जवाब दें अनम्यूट करके. और अगर वो नहीं है तो धर्म जी. Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग. Ma'am, the question is she says I am ill. यस. Then इसका indirect हो जाएगा she says और बीच में एक connecting that आ जाएगा she is ill. Same right. यस. और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, और अगर यहाँ पे होता कि शी आस्क्ड हिम कि एम आई इल, तो इसका क्या होगा? तो मैम ये सेम रहेगा आस्क कर जाएगा एंड आई एम she is ill. नहीं. इधर हो जाएगा वेदर. हम क्वेश्चंस में वेदर और इफ यूज करते हैं, है ना. तो यहाँ पे शी आस्क्ड हिम वेदर एम आई इल. ठीक है. समझ गए? जी मैम. ओके ग्रेट. अब नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ेगा? ये एस्पायर नाम से आप जो भी हैं. नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट.
shouldn't tell some instead of says. हाँ, told says नहीं, मतलब that depends on you. says भी आ सकता है, tells भी, tell तो नहीं आता है, told आता है, क्योंकि already हो चुकी है, तो वो that becomes in past tense, right? tells तो wrong है, says आता है या फिर told आता है, ठीक है? जैसे ही मैंने बोला कि सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे, 12 ही बज गए लोग। ठीक है, राठौर जी, प्लीज रीड द सेकंड सेंटेंस। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। So, sorry, which sentence? सेकंड सेंटेंस, आई विल स्टडी, मेरी सेड, इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। So I think I already read the solution, but what I did was like I will study. Mary said. So I thought it would be Mary said that she will study, something like that. I thought in my यस mind. यस, उसमें सोल्यूशन इज रॉन्ग। आपने जो बोला दिस इज करेक्ट, मेरी सेड दैट शी विल स्टडी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट Okay. पर्सन, रेखा जी। ओके, सरिता जी। हाँ जी मैम, थर्ड स्टेटमेंट है, सी सेड द एग्जाम इज डिफिकल्ट, शी टोल्ड यस, दैट द एग्जाम वाज डिफिकल्ट। गुड, नेक्स्ट भी आप कर दीजिए। ओके मैम, द फोर्थ स्टेटमेंट इज आई बॉट अ कार। मैम इसमें किसी ने कहा ही नहीं है, तो वी कैन यूज ही सेड और यस, सी सेड, लाइक हाँ, शी टोल्ड, ओके, she told that she buy a car, नहीं, she नो told नो that नो, she buy a car। देखिए, ओके सबसे पहली बात तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वी विल ऑलवेज ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू पास्ट टेंस, यानी कि जो चीज हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि हम, अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अब आप जाके किसी और को बता रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि उन्होंने ये बोला था, राइट? कि ऐसा ऐसा हुआ था। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, तो अभी वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बट जब आप किसी को जाके बताओगे तो दैट विल ऑलवेज बी इन पास्ट ना, कि उन्होंने ऐसा बोला था, तो अब तक तो वो कर चुकी होंगी या नहीं करा होगा या जो भी है, बट उन्होंने ऐसा बोला था। तो अगर उसने यहाँ पे लिखा है कि आई बॉट अ कार, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है कि उसने खरीदी थी। तो हम हमेशा इनडायरेक्ट में भी चेंज करेंगे, तो वी विल ऑलवेज चेंज इनटू ही सेड दैट ही बॉट अ कार, ही बाइज अ कार या ही विल बाय अ कार नहीं होगा, ठीक है? तो नेवर ओके मैम, use present tense in the indirect form of speech. Okay? यस मैम। Okay. Next. Basant ji, are you there? और कौन है? हाँ, तो बसंत जी अपने आपको अनम्यूट करिए और फिफ्थ सेंटेंस जो गिवन है क्वेश्चन में उसका जवाब दीजिए। माय पेरेंट्स आर वेरी वेल, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, मत बदलो यार, नाराज क्यों हो रहे हो? नेक्स्ट, रेखा जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. ठीक है, आंसर He said that फिफ्थ his स्टेट। parents were very well. यस, He said that his parents were very well. ओके, ठीक है, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज डोंट बी लेट। I have to zoom the image. Please don't be late. Okay. He asked not to be late. He asked them to not to be late. ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई है जो मैंने जिसको मिस कर दिया है एंड इज विलिंग टू आंसर, या मैं ही फटाफट से
कर देती हूँ सारे डिस्कस। और अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो, या आपको चैट बॉक्स में लिखना है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज। और उसके अलावा फिर हम सेशन को फिर रैप अप करते हैं। एंड आई थिंक अगर इसी पेस के साथ में आप लोग प्रिपेयर करें, एंड प्लीज 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 अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क करेंगे सबके सब। राइट, स्टार्ट राइटिंग, थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो अपने आप राइटिंग ठीक हो जाएगी। और फिर टाइम करने लग जाना अपनी राइटिंग को, तो इससे ये भी हो जाएगा कि मैं जल्दीबाजी में अगर लिख रहा हूँ तो मैं गंदा तो नहीं लिख रहा हूँ कि मैं अच्छा तो नहीं लिख रहा हूँ। और थोड़ा जिनकी राइटिंग थोड़ी सी उन्हें लग रहा है कि गंदी है या समझ आने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो थोड़ा स्पेस बना के लिख लो। स्पेस बनाओगे अपने आप लेटर समझ आने लग जाएंगे, वरना एग्जामिनर कॉपी नहीं चेक करेगा। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ या ना लिख दो चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता लग जाए। Thank you, Sarita. Can said and told be used interchangeably? Yes, they can be used. Okay, she said that she hadn't seen George recently. She told that she hadn't seen George recently. Yes, they both are correct. Any more questions? मैम idioms and phrases का सेशन लाओगे? ओके, तो idioms and phrases का सेशन तो ठीक है, I'll talk to Amar sir and Harsh sir about this, but मैं definitely आपको थोड़ी सी पीडीएफ भेज सकती हूँ जिसके अंदर काफी जो इम्पोर्टेंट idioms and phrases होते हैं वो है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। अगर फिर आपको कोई भी डाउट हो तो वी कैन कीप अ सेशन एज वेल। Any more doubts, queries? Exam perspective. Yes, definitely. So, was this session helpful? क्या आपको लगा कि this session was one level up for you for your English preparation? किसी को कुछ कहना है? और then we can call it a day. Call it a day इससे याद आया धर्म जी, this is an important idiom. Call it a day means कि we can wrap it up and हम अपना task complete कर चुके हैं, so we can end our work with this. So call it a day is an idiom which means कि हमारा आज का काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो फिर let's wrap the session. Have a very good day and very good evening, and ठीक है, all the best for your preparations and exam. Thank you so much. Bye bye.